नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया है खबरों का। और खबरों की शुरुआत करते हैं। मुंबई में एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के करीब 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ फिलहाल अभी भी खाली दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से सैफ के हमलावर की 2 वीडियो मिली हैं। पहला वीडियो 15 जनवरी की रात 1:37 का है, जिसमें एक आदमी चेहरा ढककर सैफ के घर की सीढ़ियां चढ़ता दिखाई दे रहा है। और दूसरा वीडियो भी उसी रात 2:33 का है, जिसमें वो सैफ के घर की सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई की बांद्रा पुलिस ने इस मामले में एक आदमी को हिरासत में लिया है। वो गिरगांव के फॉकलैंड रोड के एक बिल्डिंग में छुपकर बैठा था। शाहिद नाम के संदिग्ध पर घरों में घुसपैठ के पहले से ही 5 मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस अब तक की पूछताछ में सैफ पर हुए हमले से उसका रिश्ता नहीं जोड़ पाई है। पुलिस इस मामले में उस कारपेंटर से भी पूछताछ कर रही है जिससे सैफ ने अपने घर में काम करने का ठेका दिया था। इसके अलावा सैफ के घर में काम करने वाली हाउस हेल्प का भी बयान लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बुधवार देर रात अपने घर के भीतर किए गए हमले में घायल सैफ अली खान की सेहत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बॉलीवुड एक्टर की जान सिर्फ 2 mm से बच गई। जिस चाकू से उन पर हमला किया गया, वो अगर 2 मिलीमीटर भी ज्यादा अंदर चला जाता तो सैफ की सेहत को बड़ा खतरा हो सकता था। गुरुवार की रात से अस्पताल में भर्ती सैफ की सेहत अब पहले से बेहतर है। He is safe to be shifted out of the ICU to a special room. Only thing what we have advised and the do's for him that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection. डॉक्टरों ने बताया कि सैफ जब तक अस्पताल पहुंचे थे तब वो ट्रॉमा में थे। उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ, पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। उन्हें रिकवर होने में करीब 1 हफ्ते का समय लग सकता है। डॉक्टरों ने बताया कि सैफ को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल उन्हें आराम की जरूरत है। घर में हुए हमले के बाद एक्टर सैफ अली खान जब अस्पताल जाने के लिए बिल्डिंग से नीचे उतरे, उस समय क्या हुआ, उनके साथ कौन कौन था, इस बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। 15 जनवरी की रात हमले के बाद सैफ अली खान जब अस्पताल जाने के लिए निकले तो कार नहीं ऑटो से रवाना हुए थे। सैफ को जिस ऑटो वाले ने लीलावती अस्पताल पहुंचाया, एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर पारस दामा ने उस ऑटो वाले को खोज निकाला। ऑटो चलाने वाले भजन सिंह खुराना ने बताया कि जिस वक्त वो सैफ को लेकर चले, सब बहुत घबराए हुए थे और किस अस्पताल में जाएं, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थे। वाइट कमीज सलवार पहन के पूरा एकदम बिल्कुल खून से लदा हुआ है, बिल्कुल रेड कलर का पूरा दिख रहा है वाइट। तो देख के उसके बाद जैसे घाव लगा है कि बोलो चलो ठीक है बैठो बैठो बैठो, तो बैठाया गया। उनके बाद एक बच्चा बैठा उनके साथ में, एक यंग आदमी जो थे उनमें साथ में बैठे गए। तो बोले चलो हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर जब गार्डन पार करने के बाद बोले कि अपना होली फैमिली चला जाए कि अपना लीलावती, तो साहब बोले कि लीलावती लेके चलो। कुर्ते पजामे में एक आदमी खून से सना हुआ था, तो वहां से उनको सीधा लीलावती लेकर गया। इस ऑटो वाले का कहना है कि पुलिस ने अब तक उससे कोई पूछताछ नहीं की है। और अब मुरादाबाद से एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। यहां कहा सुनी के बाद एक कार वाले ने बोनट पर लटके आदमी के साथ कई किलोमीटर तक कार दौड़ा दी। जिस किसी ने तेज रफ्तार कार की बोनट पर लटके आदमी को देखा, उसके होश उड़ गए। बोनट पर लटके आदमी का हाथ फिसलता तो उसकी जान भी जा सकती थी। लिहाजा दूसरी गाड़ियों में सवार लोगों ने कई किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया और गाड़ी रुकवाकर उस आदमी की जान बचाई। बताया जा रहा है कि मामला रिश्तों में बेवफाई से जुड़ा है। जिस आदमी को आपने बोनट पर लटके देखा, उसने कटघर इलाके में अपनी पत्नी को आरोपी माहिर के साथ कार में जाते देखा। इसका विरोध करते हुए उसने जब समीर की कार रुकवाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला का पति कार के बोनट पर गिर गया और आरोपी ने कार को रफ्तार दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जो ड्राइवर है और जो गाड़ी है, दोनों गाड़ी हम लोगों ने पकड़ ली है। ड्राइवर हमारी हिरासत में है और हम उसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक हाई प्रोफाइल रिश्ता पक्का हो सकता है। चर्चा है कि स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज शादी के बंधन में बंध सकते हैं।
दावा तो ये भी किया जा रहा था कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई भी हो चुकी है। ऑलराउंडर रिंकू सिंह टीम इंडिया के चमकते सितारे हैं और प्रिया सरोज मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। बताया जा रहा है कि इस रिश्ते के लिए रिंकू सिंह के घर वालों ने ही पहल की है। हालांकि प्रिया सरोज के घर वालों ने सगाई की बात तो खारिज कर दी, लेकिन लगे हाथ ये भी बता दिया कि रिंकू सिंह की तरफ से रिश्ता आया, जिस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये भी बताया गया कि शादी का मामला है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना होगा। सपा सांसद प्रिया सरोज ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। वो 3 बार के सांसद और मौजूदा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। प्रिया का जन्म वाराणसी में हुआ था और दिल्ली में पढ़ाई लिखाई के बाद वो राजनीति में चली गईं। जबकि रिंकू सिंह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने जा रही भारतीय टीम का हिस्सा हैं। इस सीरीज का पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता में होगा। दिल्ली में आज से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आगाज हो गया, जिसमें देश विदेश से आई ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों के लेटेस्ट मॉडल शोकेस कर रही हैं। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जबरदस्त भी है और भविष्य के लिए तैयार भी है। बीते साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से आगे बढ़ी है। इतनी तो दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितनी हर साल भारत में गाड़ियां बिक रही हैं। इस एक्सपो में देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार भी नजर आई। पुणे के स्टार्टअप वेब मोबिलिटी की ये कार सोलर पैनल से चार्ज हो सकती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो 3 बैटरी पैक के ऑप्शन बताए गए हैं कि इसमें होंगे जब इसको डिलीवर किया जाएगा, जिसमें से लोग चूज कर पाएंगे। 18 किलोवाट का सबसे बड़ा बैटरी पैक होगा जो एक चार्ज में करीब 250 किलोमीटर तक इस गाड़ी को ले जा पाएगा। 22 जनवरी तक चलने वाला ये ग्लोबल एक्सपो 19 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर में सीमेंट कारखाने में बड़ा हादसा हो गया। कारखाने में लोहे का बड़ा ढांचा ढह गया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। आशंका है कि मलबे के नीचे फैक्ट्री में काम कर रहे कई मजदूर दबे हो सकते हैं। लिहाजा मजदूरों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खबर मिलते ही लोकल पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंच गई और क्रेन की मदद से मलबा हटाया जाने लगा। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री में लोहे का जो ढांचा गिरा है उसके नीचे भी अच्छी खासी संख्या में मजदूरों की तैनाती की जाती है। इसलिए मलबे में मजदूरों के दबने की आशंका से इनकार करना मुश्किल है, लेकिन मलबे में दबे मजदूरों की संख्या कितनी है इस बारे में पक्की जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे का पता चलते ही मजदूरों के परिवार वाले फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए। कुछ मजदूरों के घर वालों का आरोप है कि उनके परिवार के जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि कंपनी और पुलिस ने फिलहाल मलबे में मजदूरों के दबने के मसले पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में मुफ्त योजनाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनी तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। कहा था वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बना है और इसीलिए कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। दिल्ली में बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री रहेगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र से हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। पार्टी ने गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और न्यूट्रिशनल किट, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर, अटल कैंटीन से 5 रुपए में भरपेट भोजन। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली वालों को 5 लाख रुपए तक के अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का भी वादा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनी तो जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो पहले की तरह चलती रहेंगी। राजस्थान के अलवर में लोग आबादी के पास मंडराते 3 तेंदुओं के चलते दहशत में आ गए हैं। ये तीनों तेंदुए मनसा माता मंदिर के पास एक साथ घूमते हुए देखे जा रहे हैं। जिस इलाके में ये तेंदुए मटर गश्ती कर रहे हैं वो सागर जलाशय से सटा जंगली क्षेत्र है। पिछले 5 दिनों से ये तेंदुए इन्हीं इलाकों में सुबह से शाम तक चक्कर लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये तेंदुए आबादी वाले इलाके सागर पहाड़ी, हजूरी गेट, पहरगंज में आते हैं और आवारा कुत्तों को उठा ले जाते हैं।
तेंदुओं का ये वीडियो गांव वालों ने ही शूट किया और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग इनकी मूवमेंट पर नजर रख रहा है, लेकिन इलाके के लोगों को तेंदुआ के हमले का डर सताता रहता है। इस डर की वजह भी है, जिस सागर जलाशय के आसपास के इलाकों में तेंदुए देखे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। तेंदुओं की मौजूदगी इन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। लेकिन तेंदुओं को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की कोशिशें अभी तक उनके मूवमेंट की मॉनिटरिंग से आगे नहीं बढ़ी हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाके भले ही ठंड से थर-थर कांप रहे हों, लेकिन पहाड़ों पर सैलानियों की मौज है। हिमाचल प्रदेश में जोरदार बर्फबारी हो रही है, लोग इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें हिमाचल के टूरिस्ट प्लेस मनाली की हैं, जहां बर्फ पड़ी तो सैलानियों के चेहरे खिल गए। बर्फबारी के बीच हल्की बरसात भी हुई, लेकिन सैर सपाटे के लिए पहुंचे लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। यहाँ आए लोगों का कहना है कि इस बार की मनाली ट्रिप उन्हें जीवन भर याद रहेगी। ये सीन बहुत बढ़िया है, ये किसी जन्नत से कम नहीं है। जो लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा 1-1 रुपया वसूल हो रहा है यहाँ पे। फुल एंजॉय है। Enjoying this snowfall, live snowfall, बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज है हमारी जो हम यहाँ से कलेक्ट करके ले जा रहे हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने सैलानियों से ऊंचे इलाकों में न जाने की अपील की है, क्योंकि वहां हो रही भारी बर्फबारी खतरनाक हो सकती है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सुबह से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ तो पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। लेकिन यहाँ इस बार ज्यादा सैलानी नहीं दिख रहे हैं और ठंड इतनी है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उधर अमेरिका आग से परेशान है तो चीन भी बेहाल है बर्फबारी से। लेकिन ये बर्फीला मौसम रफ्तार में रुकावट न बन जाए, इसके लिए चीन की रेलवे पूरी ताकत से जुटी है। दाक्सिंग अर्लिंग पर्वत श्रृंखला के बीच ये नेल्लिंग रेलवे का मंग के सेक्शन है। पारा शून्य से 50 डिग्री नीचे है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। इसके बावजूद युवा मेंटेनेंस वर्कर्स की एक टीम मोहे को जाने वाले रेलवे लाइन के मेंटेनेंस में जुटी है। ये टीम पटरियों के नीचे से बर्फ हटा रही है और पटरियों के बीच का गैप दुरुस्त कर रही है। इसमें जरा भी कमी रही तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। इन मेंटेनेंस वर्कर्स के लिए इन हालात में काम करना आसान नहीं है। भूख लगे तो बर्फ में बैठकर पेट भरना पड़ता है और ठिठुरन सताए तो आग का सहारा लेना होता है। नेल्लिन रेलवे एक सिंगल ट्रैक लाइन है, जिससे मालगाड़ियां और टूरिस्ट ट्रेन गुजरती हैं। तीखे मोड़, सुरंगें और खड़ी चढ़ाई वाले इस ट्रैक का मेंटेनेंस आसान नहीं है। पांव फिसलने पर खाई में गिरने का खतरा बना रहता है। वैसे जितना मुश्किल यहाँ काम करना है, यहाँ तक पहुँचना भी उससे कम कठिन नहीं है। लोकेशन तक पहुँचने के लिए घुटनों तक बर्फ से गुजरना पड़ता है। अगर बर्फ पड़ जाए तो लौटने के लिए सही रास्ता खोजना भी मुश्किल होता है। आइए अब आपको दिखाते हैं अरबों की आतिशबाजी, जिसने मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर का आसमान रंगीन बना दिया। इसका वीडियो दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने शेयर किया। मस्क ने जो किया उसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि आसमान में इस आतिशबाजी पर हुआ सारा खर्चा एलन मस्क को ही उठाना पड़ा। दरअसल ये मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट है। टेक्सास के ब्राउनसविले से लॉन्च इस रॉकेट का 9 मिनट बाद बूस्टर अलग हुआ, फिर कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। आसमान में ही रॉकेट के ऊपरी हिस्से के टुकड़े हो गए। ऊपरी वायुमंडल में टूटकर बिखरा रॉकेट का मलबा मैक्सिको की खाड़ी में गिरने लगा। मस्क ने इसी का वीडियो शेयर किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सफलता की गारंटी भले न हो, मनोरंजन पक्का है। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बताया कि रॉकेट से संपर्क टूटते ही तय हो गया था कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। स्पेसएक्स चांद और मंगल पर रॉकेट भेजने की तैयारी कर रहा है। उसी सिलसिले में ये स्टारशिप का 7वां टेस्ट था। 400 फीट लंबा ये रॉकेट स्पेसएक्स का बनाया हुआ अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट था, जिसे नासा ने इंसानों को चंद्रमा की सतह पर भेजने के लिए प्लान किए गए आर्टेमिस 3 मिशन के लिए चुना था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। करीब 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग में भारतीयों की भागीदारी को लेकर विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ी खबर दी है। आइए दिखाते हैं आपको। खबर यह है कि रूस की तरफ से लड़ते लड़ते कम से कम 12 भारतीयों की मौत हो चुकी है। 18 भारतीय नागरिक अब भी रूस की सेना में हैं। उनमें से 16 के ठिकाने का पता नहीं चला है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने इन सभी लोगों को लौटाने की मांग की है। करीब 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। रूसी सेना ने डोनेस्क में रूस के ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें रूसी सैनिक एक लेपर्ड टैंक और यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में रूसी ड्रोन से यूक्रेन के टैंक और उसकी खाइयों पर हमले की तस्वीरें भी हैं। ये वीडियो जारी करते हुए रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के खिलाफ उसकी बढ़त थमी नहीं है। तो इसी के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।